साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में मूलतः संविधान जो हमारा है उसको पढ़ा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है। साथियों मैं बता दूं, प्राचीन काल के समाज का संचालन जहां उस समय की सामाजिक व्यवस्था से संचालित होता था, उसके बाद धार्मिक ग्रंथों ने स्थान ले लिया। लंबे समय तक रामायण जैसे ग्रंथों ने समाज का संचालन किया। रामायण के पात्र समाज के आदर्श होते थे और उसके द्वारा निर्धारित नियम, उनका अनुसरण करना ही व्यक्ति अपना कर्तव्य मानता था। फिर जो मध्यकालीन टाइम आया, उसमें राजशाही तंत्र के अंतर्गत जो शासक होते थे वो अपनी नीति बनाते थे और उन्हें अपने दरबारों विद्वान लोगों के माध्यम से नीति का निर्धारण करते थे। साथियों, जब यूरोपीय आगमन भारत में हुआ तो उनके आगमन के स्वरूप भारत में उन्होंने जो व्यापार किया, व्यापार के बाद जब उन्हें शासन करने के लिए, भारत पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कानूनों की और नियमों की आवश्यकता हुई, उनका जो समुच्चय, उनका जो संकलन और उसके बाद परिष्कृत विधि का सृजन किया जाना। क्योंकि जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद भारत के लोगों के लिए यही मूल चुनौती थी कि आप देश का संचालन कैसे करेंगे। कई इस तरह के प्रस्ताव आए, चाहे माउंट बेटन योजना हो, चाहे बेबल योजना हो, चाहे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव हो, सभी में एक ही चर्चा थी कि क्या भारतीय लोग अपने देश का संचालन कर पाएंगे और करेंगे तो उसके लिए विधि कहाँ है। तो सबसे पहला जो प्रपोजल आया कि आप पहले विधि बना लीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे। तो भारतीय लोगों ने अंग्रेजी काल से चली आ रही विधियों का परिष्करण किया, उनका संकलन किया, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद भारत की जनमानस में बसी हुई उस विधि को आत्मसात करने के लिए संविधान का सृजन किया। संविधान साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान। सम माने समान, विधान माने विधि। सबके लिए समान विधि, कानून। इस तरह से संविधान को परिभाषित करने के लिए तीन आधारों पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला है कि किसी राष्ट्र राज्य की वह सर्वोच्च विधि। अब राष्ट्र राज्य का आशय क्या है, हमको राज्य की परिभाषा आनी चाहिए। तो मैं पहले परिभाषाएं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसके बाद राज्य के बारे में बात करता हूं। किसी राष्ट्र राज्य की वह सर्वोच्च विधि जो उस राष्ट्र के कार्यों का संचालन करती है, उस राष्ट्र का संचालन करती है, संविधान कहलाती है। अर्थात किसी राष्ट्र की उस सर्वोच्च विधि को ही संविधान कहा जाता है जिससे उस राष्ट्र का संचालन होता है। दूसरा संदर्भ है, चूंकि राज्य की कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण है उसके नागरिकों का हित, उनके अधिकारों का संरक्षण। तो किसी भी संविधान का अस्तित्व तभी संभव है जब उसके नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण वो करता हो। तो किसी राष्ट्र राज्य की वह सर्वोच्च विधि जो अपने राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हो और उन्हें मौलिक अधिकार सौंपती हो, अर्थात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हों और उनकी रक्षा की गारंटी देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। इस तरह से यह परिभाषा डिफाइन होती है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। किसी राष्ट्र राज्य की वह सर्वोच्च विधि जो उस राष्ट्र के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करे और उनकी रक्षा की गारंटी दे। तीसरी परिभाषा साथियों, किसी राष्ट्र की उन सारे अंगों को स्थापित करने और उन्हें अधिकार एवं कर्तव्य सौंपने के संदर्भ में है, तभी वह संविधान कहलाएगी जब वह संरचना की स्थापना कर पाए। अर्थात किसी राष्ट्र राज्य की वह सर्वोच्च विधि जो उस राष्ट्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, क्या बोला, कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव, विधायिका माने लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, इनकी स्थापना करें, उन्हें अधिकार प्रदान करें और कर्तव्य भी बताए।
अधिकार देने के साथ साथ अगर कर्तव्य नहीं बताए गए तो वो ऐसे अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की स्थापना करे, उन्हें अधिकार प्रदान करे, अधिकार सौंपे और कर्तव्य बताए, ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? संविधान या सर्वोच्च विधि कहते हैं। साथियों, संविधान के संदर्भ में 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। अब अपन चर्चा करते हैं कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक, मनोभावात्मक विचार है। जैसे भारत को हम राष्ट्र कहते हैं, जबकि दुनिया के सारे देशों में राज्य कहा जाता है। भारत अपने आप में राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य है। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए मूल 3 तत्व हैं। राज्य के लिए 3 तत्वों की बात की गई है। 3 तत्व कौन कौन से? राज्य के 3 तत्व। पहला, निश्चित सीमा, निश्चित भौगोलिक सीमा। उसकी जनसंख्या, अर्थात उसमें रहने वाले लोगों और उनकी संप्रभुता। संप्रभुता से आशय है स्वयं का मालिक स्वयं होना, स्वयं प्रभु होना, अर्थात अपने सारे निर्णय लेने के अधिकार उनके स्वयं के पास होना। तीनों ही विषयों को अगर आप देखते हैं, 3 तत्वों को अगर आप देखते हैं, तो इन तीनों तत्वों से एक राज्य का सृजन होता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। यह है राज्य। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मैंने कहा कि जब सांस्कृतिक, भौगोलिक, खानपान, रहन सहन, भाषाई, धार्मिक, अनेक प्रकार की विविधताएं होने के बाद भी यदि हम इन 3 कारकों को बनाए रखते हैं और इनमें विश्वास रखते हैं, तब उसको हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र हमारा एक ऐसा भावात्मक शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विविधता के बाद भी उसे एक होने में विश्वास दिलाता है। इस तरह साथियों, भारत एक राज्य है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम तो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर जो कि अभी केंद्र शासित क्षेत्र हो गया है, हरियाणा को, पंजाब को, बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को, गोवा को, इन सबको राज्य कहते हैं। इनको हम राज्य कहते हैं क्योंकि यह भारत का एक संविधान का जो स्वरूप है उसमें संघात्मक बात कही गई। भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है। भारत ट्रू फेडरल नहीं है, वास्तविक संघात्मक नहीं है, बल्कि क्या है? राज्यों का संघ है। चूंकि राज्यों को संविधान के द्वारा 7वीं अनुसूची में है, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथियों, यहां राज्यों को सीमित अधिकार हैं, लेकिन वो संप्रभु नहीं है। राज्य संवैधानिक दृष्टि से स्वयं प्रभु बनाए गए हैं क्योंकि उनको यह अधिकार दिया गया, इसलिए उनको राज्य न कहते हुए प्रांत कहा जाता है। प्रोविंसेस उनके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है। भारतीय संविधान ने चूंकि 3 जो है सूचियां बांटी गई है, 12 उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसकी 3 सूचियां जो है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, संवर्ती पर दोनों बनाएंगे। तो केंद्र को चूंकि राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक बना सकता है या एक राज्य के विभाजन करके 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य की अपनी संप्रभुता नहीं बचती, अतः उसे राज्य कहना ज्यादा उचित नहीं होता। पर हम लगातार संघीय ढांचे को, लोकतंत्र को महत्व देने की दृष्टि से राज्य कह रहे हैं और राज्यों को उनका अधिकार प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, ट्रू फेडरल या संघात्मक संविधान का ढांचा नहीं है। साथियों, आपको बता दूं कि प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषता होती है, संविधानों के अपने प्रकार होते हैं। तो ये कुछ शब्दावलियां आपको यहां से जाननी पड़ेंगी। जब तक हमको शब्द समझ नहीं आएंगे तब तक कोई मायने नहीं। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में हमने कहा लोकतंत्र की बात की, तो भारत कैसा है? वो लोकतांत्रिक राज्य है। तो लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करें, जनता में से जनता द्वारा जनता के लिए काम किए जाने वाले, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसी व्यवस्था अगर स्थापित हो तो वो क्या है? लोकतंत्र है। तो क्या ऐसा लोकतंत्र हमेशा ही
गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होता है? ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा लोकतंत्र राजतंत्रात्मक भी हो सकता है, ऐसा लोकतंत्र गणतंत्रात्मक भी हो सकता है। राजतंत्रात्मक का मतलब हो गया कि किसी राष्ट्र राज्य का मुखिया यदि वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम दृष्टि से ही बनता चला आ रहा है, पैतृक रूप से बनता चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकारें तो चुनी हुई है, प्रधानमंत्री और संसदीय व्यवस्था चुनी हुई है, लोकतांत्रिक है, लेकिन राष्ट्र का मुखिया इसके नाम से कार्यों का संचालन हो रहा है वह वंशानुगत है। तो ऐसी व्यवस्था को हम इंपीरियल डेमोक्रेटिक सिस्टम अर्थात राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में यदि राष्ट्र राज्य का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोकतंत्र को हम गणतंत्रात्मक लोकतंत्र कहेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम गणतंत्र कब बने? गणतंत्र का आशय है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोट डाल करके भारत का राष्ट्रपति चुना और उनके चुने जाने के बाद संविधान को लागू किया गया। उसके बाद भारत में चूंकि राष्ट्रपति का बनाया जाना और संविधान को लागू किया जाना है क्या है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र को परिभाषित करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्या बोला? एकल संक्रमणीय आनुपातिक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इसीलिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से है, पर जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है जो इनडायरेक्ट चुना जा रहा है और वो राष्ट्र का मुखिया है। इसीलिए भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। साथियों, ब्रिटेन में जहां, भूटान में जहां, स्पेन में जहां, ऐसे दुनिया के तमाम देश हैं जिनमें राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। नेपाल में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र था, 1992 में तक राजशाही थी, 92 में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र आया। उसके बाद जैसे ही ज्ञानेंद्र को हटाया, राजा ज्ञानेंद्र को हटाने के बाद प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव नेपाल में किया गया और यह घटना आपके सामने की 2008 से 10 के बीच की, जिसमें चुने हुए राष्ट्रपति पहले रामवरण यादव बनाए गए और नेपाल क्या बन गया? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र से गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बन गया। ये हमारे सामने घटित होने वाली वो घटना है। साथियों, लोकतंत्र हमेशा राजशाही के नीचे अस्तित्व में आता है। पहले राजशाही थी, राजा डिक्टेटर होकर काम करता था, कई जगह के तानाशाहों के बारे में आपने सुन रखा होगा। फिर वो जो जनता की आवाज है वो राजा के बराबर आके, क्योंकि जनता के लोग बहुत हैं, उनमें से विद्वान लोग निकल कर आते हैं और राजा को सलाह देते हैं। राजा जब उनकी बात नहीं मानता है तो विद्रोह होने की संभावना बढ़ती है और राजा ने अगर बात नहीं मानी तो वो लोग अपने विद्रोह से राजा को अपनी बात मनवा लेंगे। या तो राजा को मानना होता है, राजा नहीं मानता तो ऐसे राजा को हटा करके गणतंत्रात्मक लोकतंत्र स्थापित होता है। अन्यथा तो लोकतंत्र जो कि पहले नियुक्त किए हुए प्रतिनिधियों से बना, राजा को सलाह देने वाले मंत्रियों से बना, धीरे धीरे वो राजशाही के बराबर आया। जब दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ तो लोकतंत्र प्रभावी हो गया, अर्थात जनता के लोग शक्तिशाली हो जाते हैं और राजा के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापनाएं राजशाही से ही या उसके विरोध स्वरूप में उनको हटा करके या राजा की स्वेच्छा से, कई जगहों पर जैसे नेपाल हुआ या भूटान हुआ, इनमें राजाओं ने स्वयं जनता को आमंत्रित करके संसदीय ढांचे को स्थापित करने की व्यवस्था की और उनके आमंत्रण से ही यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तो ये जरूरी नहीं हमेशा कि जनता जो है विद्रोह करके ही राजशाही का अंत करे। कई जगहों पर राजा अच्छे रहे, उन्होंने जनता के हित में बात की और उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं राज्य की परिभाषा आपने जानी। अब आपको भारतीय संविधान के ढांचे के बारे में बात करता हूं मैं। आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, पर आपको पढ़ना कैसे ये देखिए जरा। इसको जानने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे संविधान का। और मैं अभी आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं, एकात्मक संविधान की विशेषताएं, संघात्मक संविधान की विशेषताएं। संघात्मक संविधान पूरी दुनिया का जो वास्तविक संघात्मक वो अमेरिका का है, क्योंकि वहां स्वतंत्र राज्यों की एक इकाई है। जो एकात्मक संविधान है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन दोनों का मिश्रण अगर बात करें तो वो भारत का संविधान है। मैं एक डायग्राम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा देखें। संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान में देखिए आप, ये स्वतंत्र कुछ राज्य हैं। इन राज्यों ने
मिलकर एक केंद्र की स्थापना की, एक केंद्र को बनाया और सारे राज्यों ने कुछ सीमित अधिकार इस केंद्र को प्रदान किए। वो क्या है, वो अधिकार क्या है? ये केंद्र बन गया। इन राज्यों ने इस केंद्र को अधिकार दिए। ये केंद्र इन राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार वाणिज्य और विदेश नीति, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर ही, यानी सुरक्षा तंत्र, पूरी रक्षा इसके हाथ में रहेगी। इनने सारे राज्यों ने मिलकर इसको सौंप दिया। तो यानी ये सीमित विषयों पर ये राज्य सारे क्या हो गए? एक हो गए सारे राज्य। अब इस केंद्र का अपना एक संविधान बनाया गया, केंद्र की अपनी एक नागरिकता हो गई, राज्य का अपना संविधान है, राज्य की अपनी नागरिकता है। अर्थात इन राज्यों के अपने स्वतंत्र संविधान हैं, इन राज्यों के अपने निश्चित क्षेत्र हैं, निश्चित जनसंख्या है और इन राज्यों ने सीमित अधिकार इस केंद्र को दिया है। प्रत्येक नागरिक को एक केंद्रीय नागरिकता होती है, प्रत्येक राज्य को एक प्रांतीय नागरिकता होती है, प्रत्येक नागरिक को दोनों संविधानों का अनुपालन करना होता है। ये स्वतंत्र इकाइयां इस केंद्र के इन राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने, इन राज्यों को मिलाने या विभाजित करके अधिक राज्य बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे संविधान को, या वे देश जिनमें ऐसे संविधान लागू हैं, जिन्होंने मिलकर के इस तरह का ढांचा बनाया, उसे हम कहते हैं संघात्मक, यानी संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान कहां का है? यूएसए का है। यूएसए में यही ढांचा है। यूएसए के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। 7 आर्टिकलों में आप देखेंगे कि वो बहुत विश्व का सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे कठोर और पहला लिखित संविधान दुनिया में यूएसए का संविधान। दुनिया का पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहां का है? यूएसए का संविधान। और इसमें अभी तक सबसे कम संशोधन भी हुए हैं। 1787 में लागू हो जाने के बाद से लेके आज तक इसमें केवल 7 या 8 संशोधन हो पाए हैं। इस तरह से ये क्या है? अब साथियों चलते हैं एकात्मक संविधान। एकात्मक क्या है? केवल एक केंद्रीय सत्ता संपूर्ण देश में शासन संचालित करती है, परंपराओं पर आधारित, निर्मित नहीं विकसित संविधान के द्वारा। तो क्षेत्र छोटा है, जनसंख्या कम है, लचीला संविधान है, केवल एक केंद्रीय सत्ता है जो संपूर्ण देश में क्या करती है? संचालन करती है। एकल नागरिकता है, संविधान प्राय लचीला है, संविधान प्राय लचीला है, विकसित है, परंपराओं पर विकसित है, विधि द्वारा बनाया गया है, किसी भी जगह पर लिखा हुआ ढांचा इसका नहीं मिलता सामान्यतः। ऐसे संविधान को हम एकात्मक संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे? एकात्मक। अब एकात्मक संविधान को साथियों देखिए क्या है, ये इसका उदाहरण ब्रिटेन है। ऐसे संविधान कहां लागू हो पाते हैं? जहां क्षेत्र छोटा है, जनसंख्या कम है, भाषा की, रहन सहन की, खान पान की, भौगोलिक विविधताएं नहीं पाई जाती, धर्म की विविधता नहीं पाई जाती। जबकि संघात्मक में क्या है? भौगोलिक विविधता है, खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, राज्य अपने अलग अलग है, दोहरी नागरिकता है, संविधान लिखित है, कठोर संविधान है, यह विशेषता है। अब साथियों एक काम कर लेते हैं, अपन इसके भी लक्षण ले लेते हैं, अपन इसके भी लक्षण ले लेते हैं और दोनों को मिला लेते हैं। एक बड़ा देश, इसमें जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्र बड़ा, भाषा की विविधता, धर्म की विविधता, खान पान की विविधता, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, बहुत सारी वेरिएशन यहाँ पर पाई जाती है। भौगोलिक भी है, सांस्कृतिक भी है, खान पान भी है, रहन सहन भी है, धर्म भी है, सबकी विविधता है। सब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, कोई मैदान में, कोई पहाड़ में, कोई औद्योगिक क्षेत्र में, कोई नगरीकृत में, कोई ग्रामीण क्षेत्र में, कोई जंगल में, अलग अलग तरह से रह रहा है। तो एक केंद्रीय सत्ता को शासन करने में बड़ी कठिनाई, इस केंद्र ने कुछ राज्य बनाए, राज्य बनाकर इन राज्यों का सृजन किया जा रहा है। देखिए उसके ठीक अपोजिट किस तरह से हो रहा है। राज्य बनाए, इन राज्यों को केंद्र ने अधिकार सौंप दिए। वहां राज्यों ने केंद्र को दिए, यहां क्या हो रहा है? केंद्र राज्यों को दे रहा है। केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिए, ऐसे राज्य अपने स्थानीय विकास, पेयजल है, पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जनमानस की जरूरत है, उन सब पर गौर करता है। लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय नीति, सुरक्षा, ये सब राज्यों को देने का अधिकार, मतलब राज्य इसके मामले में नहीं सोच सकते।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, विदेश व्यापार वाणिज्य नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, इस तरह के मामले इन राज्यों के पास नहीं है। दूसरा, इन राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। यहां एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। केंद्र ने राज्यों को क्या किया है, सीमित अधिकार दे रखे हैं। दूसरा, इन केंद्र द्वारा इन राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक बनाया जा सकता है, या एक राज्य का विभाजन करके 2 या 2 से अधिक राज्य बनाए जा सकते हैं। इस तरह से ये क्या है, ये एकात्मक संघ है। जो एकात्मक संघ है साथियों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे भारत है। क्या हो गया, भारत। अब जरा देखें, आप कई बार जब पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आता है भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, एकात्मक संविधान की विशेषता है और संघात्मक संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक लक्षण भी रखता है, भारतीय संविधान एकात्मक भी रखता है। भारतीय संविधान लिखित भी है, परंपराओं पर विकसित भी है। भारतीय संविधान कठोर भी है, भारतीय संविधान लचीला भी है। यहां एक ही संविधान है, यहां एकल नागरिकता है, जो कि एकात्मक लक्षण है। राज्यों को शक्तियों का पृथक्करण है, जो संघात्मक लक्षण है। अलग अलग शक्तियों को दिया जाना, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निष्पक्ष सीएजी का होना, ये सारे लक्षण। जब भी हम स्वतंत्र और निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब संघात्मक लक्षण है। तो जब भी हमने कहा एकल ढांचा है निर्वाचन आयोग का, एकीकृत ढांचा है पंचवर्षीय योजना का, एकीकृत ढांचा है अकाउंटेंसी का, सीएजी का, पूरे देश का अकाउंटिंग काम सारा, और जो ऑडिटिंग का काम है वो सीएजी करता है, ये सब एकात्म लक्षण है। जब एक होना है तो एकात्म लक्षण है, और जब स्वतंत्र और निष्पक्ष होना है तो संघात्मक लक्षण को दर्शाएगा। इस तरह से आप अनेक विशेषताएं भारतीय संविधान की निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान में से कोई भी एक लक्षण आप उठाइए, जो आपको समझ में आता हो, उस पर आप डिस्कस जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये एकात्मक बात कर रहे हैं, संघात्मक। जैसे निर्वाचन आयोग का एक होना एकात्मक लक्षण है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना संघात्मक लक्षण है। न्यायपालिका ढांचा एकीकृत होना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, सब ये सब क्या है, एकीकृत ढांचा है, एकात्मक लक्षण है। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना संघात्मक लक्षण है। तो आप यहां रटिए मत, रटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको क्लू पकड़ना है, शब्द पकड़ने हैं, समझ पकड़नी है, समझ पैदा करनी है। अगर आपको समझ आ गई तो आपको कोई भी विशेषता आसानी से आप बता पाएंगे कि इसकी ये विशेषता एकात्मक है या संघात्मक है। इस तरह साथियों, भारतीय संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षणों को हमने जहां एक और ब्रिटेन से और वहीं दूसरी ओर यूएसए के संविधान से समायोजित करके लिया है। हालांकि भारतीय संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो एक चार्ट के फॉर्म में मैं कुछ बताता हूं आपको। देखिए, जैसे आपने ये बात जानी, अभी आप देखेंगे। क्या क्या जानेंगे भारतीय संविधान का? सबसे पहले जानेंगे अपन विकास। विकास में क्या जानना है? सारे एक्ट, अधिनियम, एक्ट। अब एक्टों को जब आप पढ़ेंगे संविधान के विकास में, तो शुरुआत संविधान के विकास की होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1786 का अमेंडिंग एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है। साथियों, जैसे ही चार्टर एक्ट आया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से ये एक्ट जो है 20 वर्ष के लिए अधिकार पत्र के रूप में दिया गया। तो आप 20-20 वर्ष जोड़ते जाएंगे प्लस करके, तो 1793 के बाद 1813 प्लस 20 वर्ष कर दीजिए 1833 प्लस 20 वर्ष कर दीजिए 1853। 1, 2, 3, 4 संविधान के विकास में कुल 4 चार्टर एक्ट आएंगे। कितने हैं? 4। उसके बाद 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त होने का मौका आ गया, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को समाप्त किया। तो फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1861 के बाद में 1869 का अधिनियम 69, उसके बाद 1876, उसके बाद चलिए अब 1892।
1909, 1919, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये भारतीय संविधान का विकास है। विकास में आपको इंपोर्टेंट जो भी है, जो एक्ट हैं, उस एक्टों के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और इन फैक्टों को याद करने के लिए कुछ टेक्स्ट है। यानी क्या करना है, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े दस्तावेज हैं, पर आपको ये जानना है कि भारत के जनमानस को इन अधिनियमों के द्वारा क्या मिला है, उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे हुआ है, उनके विकास के लिए क्या किया गया है, उन्हें उसमें क्या सौंपा गया है, अर्थात जनता को क्या अधिकार क्रमबद्ध रूप से मिले। तो जब आप इन एक्ट को पढ़ेंगे, जैसे इसके द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया। अब उसे अकेला निर्णय लेने का अधिकार नहीं, 4 सदस्यीय काउंसिल बना दी गई। इस तरह से बंगाल में क्या हुआ, गवर्नर को गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग्स बना। 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, यानी ड्वेल शासन यहां पे एक तरह से आ गया। अमेंडिंग एक्ट के द्वारा संशोधन किया गया और गवर्नर जनरल को ही सेना प्रमुख भी बना दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्तों को भारतीय निधि पर भारित कर दिया गया। इसी तरह से 1813 का अधिनियम आया और भारत में ईसाई मिशनरियों को स्थायी रूप से आने और धर्म के प्रचार की छूट दे दी गई। 1833 के एक्ट के द्वारा, अब 13 में बहुत सारी बातें और भी, 33 के एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को स्थायी रूप से बस जाने, गिरजाघर बनाने और धर्म परिवर्तन कराने की छूट दे दी गई। अब आएंगे, इसी एक्ट के द्वारा यहां पर एक बात और करी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और वो व्यक्ति पहला जो था उसका नाम था विलियम बेंटिंग। उसके बाद देखिए 1853 के एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसकी संख्या 24 थी, घटा करके 18 कर दी गई। सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब जैसे ही आए यहां पर, और ये भी कह दिया गया इस 53 के एक्ट में कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने में असफल होती है तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। साथियों, ये बहुत बड़ी घटना है। यहां पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया और यहां पर बनाया गया वायसराय का गठन किया गया। ठीक है, इस तरह से इस भारतीय संविधान के विकास को आप जब एक्ट वाइज में, हर एक्ट में इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे तो विकास आपको मिलेगा। संविधान के विकास के बाद 12 अनुसूचियां, संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। साथियों मैं बता दूं, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 मेंबर थे। संविधान पाकिस्तान के लिए विभाजन के बाद इसमें सदस्य संख्या जो है वो घट करके 289 रह गई। अब जरा इसे ये भी जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में संविधान सभा ने कुल 22 समितियों का गठन किया गया। इन समितियों के द्वारा अलग अलग सारे लोगों ने विषय बांट लिए थे। ऐसा कहते हैं 60 देशों का भ्रमण किया गया, अर्थात 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। 6 करोड़ 40 लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया गया। अब देखें आप क्या, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गई है। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 465 प्लस हो गए हैं। क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, नवीनता आती जा रही है, सृजन हो रहा है, संशोधन हो रहा है। और इस तरह के संशोधन होना भारतीय संविधान की जीवंतता को दर्शाता है। साथियों, हम जानते हैं, सब लोगों को ये पता है कि परिवर्तन केवल उसी में हो सकते हैं जो जिंदा है, जो जिंदा नहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो संविधान में होने वाले संशोधन और उसके परिवर्तन उसकी जीवंतता को दर्शाते हैं। अब जरा देखें 12 अनुसूचियों में, पहली अनुसूची में केंद्र राज्य में केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वो देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों को शपथ एवं गोपनीयता का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का निर्धारण है। 5वीं अनुसूची में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। पता होगा आपको 131 सीटें राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर के आरक्षित की गई है। इसी तरह से 6वीं अनुसूची में उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, उन राज्यों के लिए SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची।
8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, 9 में भू सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बाद देखेंगे आप भारतीय संविधान का के स्रोत आपको जानना है। संविधान के स्रोत क्या क्या है? सबसे पहले ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन से हमने संविधान का लचीलापन है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली है, विधि के समान समता की बात की गई है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान, संविधान का लचीलापन होना, संसदीय शासन व्यवस्था का पाया जाना, संसदीय सर्वोच्चता का पाया जाना, विधायी सर्वोच्चता का पाया जाना, इस तरह के लक्षण क्या ब्रिटेन से। इसी तरह से अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, अमेरिका से हमने संघीय ढांचा लिया है, अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का ढांचा, न्याय पुनर्वलोकन की ताकत, ये सारे विषय जो हमने, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। जर्मनी के बीमर संविधान से हमने लिया है आपातकालीन प्रावधान, हमने जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके अलावा हमने फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, हमने कनाडा से संघात्मक ढांचा, हमने आयरलैंड से लिया हुआ है राज्य के निर्देशक तत्वों को, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया के अलावा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। वहीं आयरलैंड से हमने जो लिया है वो राज्यों के जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते उनका उल्लेख किया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का उल्लेख किया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची को लिया है, अवशिष्ट शक्तियों को लिया है, और रूस से मौलिक कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया है। इस तरह साथियों सोर्स के रूप में भारतीय संविधान। उसके बाद आप ढांचा देखेंगे, ढांचे में भाग पढ़ते हैं। संविधान के क्या है? भाग। कितने भाग हैं वर्तमान में? 25 भाग हैं। कैसे हैं? क्योंकि एक निरस्त हो गया है 7वां, और बाकी के हमने 4A, 9A, 9B और 14A 4 जोड़े हैं, तो 22 और 4 26 होते हैं। 7वां निरस्त हो गया तो कुल कितने बच्चे? 25। तो 25 भागों का उल्लेख है। भाग 1 में क्या है? आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो ऐसे करके टोटल हम अभी आपको 25 क्या पूरे 26 भाग बता सकते हैं, तो वो जान लीजिए। और वो आपको अगर आगे एक बार में चार्ट आपने समझ लिया तो भारतीय संविधान आपकी ग्रिप में होगा। उसमें सबसे पहले भाग 1 में केंद्र राज्य में केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में है 12 से लेकर के 35 तक। उसके बाद राज्य के निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में। 5 भाग में संघ का उल्लेख किया गया है जो आर्टिकल आपका 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 में 238 था आर्टिकल, राज्यों का वर्गीकरण निरस्त हो गया। इसी तरह से आप सारे भागों क्रमशः भाग 8 ये अपन जान सकते हैं। साथ ही उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है संविधान में संशोधन। संविधान में अभी तक किए गए संशोधन, पहले संशोधन से लेकर के वर्तमान तक, यहां आप संविधान के साथ करंट समसामयिक की घटना के साथ जुड़ जाएंगे। करंट समसामयिक की घटनाक्रम के अंतर्गत कैसे ये जानना है कि संशोधन जो हो रहे हैं और संशोधनों का स्वरूप कैसा है, हम किस प्रकार से क्या क्या नई बातें जुड़ रहे हैं। जैसे अभी आपके लिए 35 से बड़ा डिस्कशन का विषय है, 370 हटाया जाना अपने आप में एक चर्चा का विषय है। कैसे हटाया गया, क्या इसका प्रावधान था, क्या ये वास्तव में संविधान में संशोधन था या कोई अध्यादेश था। अध्यादेश में भी और विधि बनाने में भी आप अंतर समझेंगे। इस तरह से भारतीय संविधान के ढांचे को आप क्रमबद्ध रूप में आप जानेंगे। साथियों, संविधान लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें 465 आर्टिकल हैं तो कैसे याद रहेंगे, भाग इतने हैं तो कैसे याद रहेंगे, या हम इसमें से कोई विषय वस्तु को उठाते हैं। जैसे क्या उठाएं कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ शर्तें रहती हैं। न्यूनतम आयु जिनके लिए, उनके लिए अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं। जिनके लिए अधिकतम आयु है उनके लिए न्यूनतम आयु का कोई बंधन नहीं। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो सारे पदाधिकारी संवैधानिक जितने भी हैं उन सब के लिए आपको आयु रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए और प्रधानमंत्री सबके लिए 35 वर्ष की आयु का उल्लेख है। अब 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो अधिकतम का कोई बंधन नहीं। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, स्थानीय निकायों के लिए 21 वर्ष। यानी यहां पर क्या है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सब के लिए 21 वर्ष। ये न्यूनतम है तो यहां अधिकतम का कोई उल्लेख
नहीं है। फिर देखिए, जहां आयु अधिकतम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष या जिला न्यायालय के लिए 60 वर्ष, तो जहां अधिकतम है वहां न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं, अर्थात न्यूनतम कोई आयु नहीं होगी। इस तरह से संविधान के संपूर्ण ढांचे को एक समझ के साथ आप जान सकते हैं। आपको यहाँ अनावश्यक प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि संविधान आपको टिप पर, उंगलियों पर याद रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अवश्य देखें और नेक्स्ट जो वीडियो मैं टॉपिक वाइज संविधान पर आपको डालूंगा उसे आप रेगुलर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे स्नेह की उम्मीद करता हूं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे स्नेह प्यार दीजिए। धन्यवाद।